नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए 18 क्वेश्चन फ्रेम किया है और ये 18 क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा और आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 18 क्वेश्चन दो तीन चीज़ें हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है और अगर 11 नंबर वो लेकर आ जा रहा है, शुद्ध नंबर, आफ्टर डिडक्टिंग द नेगेटिव मार्क्स, देन mark my word, take it from me in writing that you are going to crack the prelims बहुत कंफर्टेबली। you are going to crack the prelims। आपका 120 प्लस नंबर आना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो 120 नंबर के ऊपर आपका आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, बिना कोई लॉन्ग लपेट के बोल रहे हैं। जिसका भी 10 के कम नीचे आ रहा है, थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन को बढ़ाइएगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल है। अगर 10 के कम, अगर 8 से 10 के आसपास आ रहा है, तब आप मान लीजिए कि आपका जो नंबर रहने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 118 से 120। ये मेरा आकलन है। 111 प्लस वाला तो एकदम कंफर्टेबली इन है। तो इस पेपर को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और एनालाइज करिएगा क्योंकि क्वेश्चन उस प्रवृत्ति के हैं। लेट अस स्टार्ट। अगर आप पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ही बहुत सुंदर है। ये क्वेश्चन में लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आपको याद है तो जब हम आपको पुराना वीडियो कराए हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसमें हमने आपको एक आध चीज़ बताया है। इसका आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हमने पिक्चर लगाया है कि फाहियान एट द ruins ऑफ द अशोकाज पैलेस कब आया है? 407 AD में फाहियान आया है। अगर आपको ध्यान है तो हमने आपको क्या बताया है, एक सीरीज हमने आपको जॉट डाउन कराया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन इंडिया, FSHI, राइट। पहले कौन ट्रेवलर आता है? फाहियान आएगा, उसके बाद सुंगयू आएगा, उसके बाद वेनसेंग आएगा, उसके बाद इत्सिंग आएगा। ये हमने आपको रटा रखा है। इत्सिंग कब आता है? 671 AD के आसपास इत्सिंग आता है। दोस्तों, फाहियान किसके समय आ रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आ रहा है, मतलब गुप्ता पीरियड में आ रहा है। एज के केस में हमने आपको पहले बता रखा है कि एज मतलब वेनसिंग और एज मतलब हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन के समय आ रहा है। पर ये तो रिपीटेटिव चीज हो गई। व्हाट इज द न्यू थिंग अबाउट दिस? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड बिहार, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू क्लिक कर देंगे वेनसेंग को। The main purpose of framing this question is to make you aware that it was not the Wenseng who first visited Bihar. It was the Fahiyan who visited Bihar in 407 AD. So the first thing which you need to understand is it is the Fahiyan who visited Bihar in the first 407 AD. He is the फाहियान पहले बिहार को विजिट कर चुका है। वेनसेंग तो विजिट करता है पर फाहियान पहले इसको विजिट कर चुका है। ही इज द फर्स्ट टू विजिट बिहार, है ना। Among the Chinese travelers, he is the first to visit बिहार। जो चाइनीज ट्रेवलर हैं वो इंडिया को किस नाम से अपने अकाउंट में मेंशन करते हैं? अपने अकाउंट में जितने भी चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, भारत को यान तू कहते हैं या थ्यान तू कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तू मतलब सिंधु, भारत मतलब सिंधु, यान तू, थ्यान तू, इसका मतलब सिंधु का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब भारत का जिक्र कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरी जान, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फाहियान किसके पीरियड में आ रहा है? चंद्रगुप्त के पीरियड में आ रहा है, मतलब गुप्त काल में आ रहा है। देखिए, कुछ हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि गुप्त काल इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड इट इज ट्रू अप टू एन एक्सटेंट। देयर इज अ ग्रुप ऑफ द हिस्टोरियंस विच से दैट इट इज नॉट अ गोल्डन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। वो कैसे काउंटर करता है? हमने आपको बताया कि एक एरन है, मध्य प्रदेश में जगह है, 510 AD में यहाँ पे सती का एविडेंस मिलता है। एक ऐसा साम्राज्य जहाँ पर सती सिस्टम होता हो, वह साम्राज्य गोल्डन पीरियड कैसे हो सकता है? दिस इज द वन स्कूल ऑफ द थॉट। The another school of thought states that the Gupta period is the golden period in the Indian history in the sense they will have to substantiate their point। इसलिए गोल्डन पीरियड है कि पहली बार महिलाओं को, पहली बार शूद्र को, जो नीच जात के लोग थे, उनको रामायण देखने की अनुमति मिलती है। और जब रामायण देखने की अनुमति मिलती है, इसका मतलब कि शूद्र की स्थिति अच्छी होती है, महिलाओं की स्थिति में सुधार होती है। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ पर महिलाओं का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, शूद्रों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसको तो गोल्डन पीरियड बोलना बनता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट इसको जस्टिफाई करने के लिए इस आर्गुमेंट का प्रयोग करता है। मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा और हम लोग डेल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट डेल्विंग मोर।
हर्षवर्धन के बारे में आपको तो जानकारी होना ही चाहिए, इसलिए जानकारी होना चाहिए क्योंकि बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। देखो, हर्षवर्धन के बारे में अगर आप देखोगे तो हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है, कन्नौज है हर्षवर्धन की राजधानी। अगर आप और ध्यान से देखें तो हर्षवर्धन पहले क्या हैं, बहुत बड़े शिव के भक्त हैं, बहुत बड़े शैवाइट हैं, पर बाद में आप देखते हैं कि ये हर्षवर्धन बहुत बड़े बुद्धिज्म के प्रचारक बन जाते हैं, बुद्धिज्म के ध्वजारोहक बन जाते हैं। और किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को अपनाते हैं, ही अडॉप्ट द फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म विच कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इज द महायाना फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन, क्या ये हर्षवर्धन वेनसेंग के पीरियड में आता है, वेनसेंग के मिलने के उपरांत होते हैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट, कि वेनसेंग से मिलने से पहले बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज वेनसेंग से मिलने के पहले ही ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। वेनसेंग जो किताब लिखता है उस किताब की क्या नाम है, CU की, उस किताब की नाम है। हर्षवर्धन पहले कन्वर्ट हो चुके हैं बुद्धिज्म में। हर्षवर्धन बहुत लिटरेरी पर्सन है, बहुत विद्वान टाइप का आदमी है। हर्षवर्धन की जो रचना है, जैसे नागनंदा, रत्नावली, ये सब गजब के इनकी रचना है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, जो प्रियदर्शिका है ये भी बहुत ही कालजयी रचना है। एक हर्षवर्धन को आप देखेंगे तो हर्षवर्धन हिमसेल्फ इज अ वेरी लिटरेरी पर्सन माय डियर फ्रेंड्स, एंड दीज आर द बुक्स विच हैज बीन रिटन बाय हर्षवर्धन, एंड दीज आर द बुक्स विच have a very high probability to be asked in your examinations, so please jot it down। अब देखें कि ये जो हम इतनी बात आपको लंबी लंबी कर रहे हैं, आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आप जो बात बता रहे हैं आपका सोर्स क्या है। मनगढ़ंत बात हो सकती है, बिल्कुल मनगढ़ंत बात नहीं मेरे दोस्त। एक रचनाकार हुए बाणभट्ट। कहाँ के हैं बाणभट्ट? बिहार का सबसे सुंदर जिला नाम बताओ, सबसे सुंदर बिहार का जिला कौन है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के हसपुरा ब्लॉक के रहने वाले हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो रचना करते हैं उस रचना का क्या नाम है? वो करते हैं हर्षचरित। हर्षचरित में इन सब चीज़ों का जिक्र है। और इनकी रचना क्या है? कादंबरी, ये भी है इन्हीं की रचना, इट इज अ लव स्टोरी, इन्हीं की रचना है। बाणभट्ट की एक और बहुत कालजयी रचना है और इस रचना को हम पढ़े हैं और कभी आपको अगर फुर्सत मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। उसका नाम है पार्वती परिणय, कि पार्वती जी की शादी कैसे होती है उसको कहते हैं। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो देखा है तो हमने आपको बताया कि जब पार्वती जी की शादी होती है तो इसमें इस चीज़ का जिक्र है पार्वती परिणय में कि वरो तो शंभु न तो रहूं कुंवारी, अगर वर्ण करूंगी तो शंभु का वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारे मर जाऊंगी। अगर आप गांव देहात से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं तो आप ये देखते होंगे कि भगवान शंकर क्या है। भगवान शंकर का नाम आपको पता है क्या है? भगवान शंकर को कहते हैं अवघड़ दानी। भगवान शंकर को पगला भगवान भी कहा जाता है। अगर आप गांव में देखेंगे तो गांव में क्या है कि लोग सुबह में उठा, लोटा में जल भरा, नहाया धोया और शंकर भगवान का ये लिंग है, शंकर भगवान पर गया और एक लोटा पानी डाल दिया और बोला कि मेरा पूजा संपन्न हो गया। आपने कभी सोचा है कि भगवान शंकर आदि शंकर हैं? हमने आपको कल की वीडियो में बताया कि हाउ ही इज आदि शंकर, ही इज वाई देवों के देव महादेव। इसके पीछे कल हमने कारण बताया था आपको। आपने कभी देखा कि क्यों ऐसा हुआ? आप गांव में देखेंगे कि जितना गांव का बौड़ाहा आदमी है, अंग्रेजी मीडियम बौड़ाहा मतलब आदमी के दिमाग में फेज होता है ना, तो जिसका फेज शॉर्ट कर गया है तो उसको बौड़ाहा कहते हैं अंग्रेजी मीडियम। तो वो जल लेगा और जल जाके शंकर भगवान पे ढार देगा। अंग्रेजी मीडियम ढारना मतलब होता है टू पोर वाटर, है ना, टू पोर वाटर। आप लोग को कहाँ सब समझ में आएगा? अमूल वो है सबको, है ना। हम लोग हिंदी गांव देहात वाले आदमी हैं, हम लोग को मेरे को तेरे को भी नहीं बोलने आता है। आप लोग तो मेरे को तेरे को वाले हैं अंग्रेजी मीडियम। तो देखिए, तो क्या हो रहा है कि वो जाकर जल ढारता है, जल ढार कर वो खुश होता है और अपने आप को मानता है कि हमने पूजा कर लिया। भगवान शंकर इसलिए अवघड़दानी है क्योंकि वो जल पर खुश हो जाता है। अगर वो गणेश की पूजा करेगा, गणेश की अर्चना करेगा तो उसको दूध से पूजा करना पड़ेगा। अगर काली माँ का पूजा करेगा तो उसको फल और प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। पर जो भगवान शंकर की पूजा करता है, एक जल ढार दिया और बेलपत्तर चढ़ा दिया, उसका पूजा संपन्न हो गया। दोस्तों, आपको एक और इंसिडेंस पार्वती परिणय में बताते हैं। भगवान शंकर की जब शादी पार्वती से नहीं होती है, भगवान शंकर की देश में 51 पीठ हैं। थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं पर आपको पता होना चाहिए, 51 पीठ हैं। पीठ में क्या है कि भगवान शंकर की जब शादी होनी होती है तो एक राजा हुए दक्ष प्रजापति।
थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, पर ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। दक्ष प्रजापति, जो दक्ष प्रजापति हुए, इनकी जो सबसे सुंदर बेटी है उस बेटी का नाम है सती। जो सती है, सती के लिए वो बोलते हैं कि तुम शादी करने के लिए जो होता है कि तुम चयन करना, जो उसको मंडप सजाते हैं कि तुम चयन करना। सती चयन किसको करती है? एक फकीर को, शंकर भगवान को चयन कर लेती है। जब शंकर भगवान को चयन कर लेती है, अपने पिता के खिलाफ जाकर चयन करती है सती, तो पिताजी जो इनके हैं दक्ष प्रजापति, बहुत प्रतापी राजा हैं, एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और यज्ञ के आयोजन में अपने सारे सन इन लॉ और दामाद को और बेटी को बुलाते हैं और सती को नहीं बुलाते हैं। सती इस चीज़ को वहन नहीं कर पाती हैं और सती चली जाती हैं, बिना बुलाए, बिना इनविटेशन के उस यज्ञ में चली जाती हैं। जैसे सती को देखते हैं इनके फादर दक्ष प्रजापति, वो सती पर बिफर पड़ते हैं और बोलते हैं कि तुमने आकर इस यज्ञ को अपवित्र कर दिया, मैं तुम्हें नापसंद करता हूं और अपनी पवित्रता के लिए ही ये यज्ञ करा रहा था और तुमने अपवित्र कर दिया। जब इंसल्ट होता है तो सती उस इंसल्ट को बर्दाश्त करती हैं, पर बोलती हैं कि वो पगला भी और तुमको दुनिया में कोई नहीं मिला तो वही पगला मिला जिससे तुम शादी की है। सती बोलती हैं कि उस पगला के साथ मैं खुश हूँ। सती जब भगवान शंकर का इंसल्ट करना स्टार्ट करती हैं तो माँ सती इस अग्निकुंड में जान दे देती हैं। अग्निकुंड में जब जान देती हैं तो उनका चार्ट बॉडी, जो जला हुआ शरीर बचता है। भगवान शंकर पहुँचते हैं। जब भगवान शंकर पहुँचते हैं तो अवघड़दानी जो बम भोले बाबा हैं वो उस चार्ट बॉडी को अपने शरीर पर रखते हैं। देखिए, विश्व में जो सबसे सुंदर नृत्य है, अब आपको हम आर्ट एंड कल्चर का बता रहे हैं, उस नृत्य का नाम है लहास्या नृत्य। बहुत ही रोमांटिक नृत्य है, वो भगवान शंकर करते हैं। पर जब उस चार्ट बॉडी को लेते हैं तो भगवान शंकर जो है, ही टेक्स अ फॉर्म विच इज कॉल्ड एज द, जो फॉर्म लेते हैं, जो नृत्य का वो फॉर्म ले रहे हैं, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द तांडव नृत्य। वो डेड बॉडी को लेते हैं और तांडव नृत्य करना स्टार्ट करते हैं। तांडव नृत्य इज अ डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो तो पूरा विश्व को अब नष्ट करने चले हैं। His dance activated the negative cosmic energy to the extent of destroying the everything around. This is all about the तांडव नृत्य। अब भगवान विष्णु को पता चलता है कि अब तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। भगवान विष्णु जो है सुदर्शन चक्र चलाते हैं और ये जो चार्ट बॉडी है जो सती माता का, इस चार्ट बॉडी का 51 टुकड़ा होता है और धरती के विभिन्न जगहों पर गिरता है और वही जो 51 जगह है वो शक्तिपीठ के रूप में डेवलप करता है। अब देखिए, वो शक्तिपीठ के रूप में डेवलप कर गया। अब भगवान शंकर शांत नहीं हो रहे हैं तो भगवान शंकर के लिए सारे भगवान इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, सती माँ का पुनर्जन्म होना चाहिए। और वही सती माँ का जो पुनर्जन्म होता है वो पार्वती के रूप में होता है। देखिए, डिफरेंट स्टोरीज हैं। कुछ किताब और कहेगा, जैसे आप देखेंगे कि जो तमिल कंबन है, जो तमिल रामायण है, उसमें रावण को यूलोजाइज किया गया है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, एक स्टोरी ये है। इसी तरह से डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट किताब हैं। ये जो हम आपको स्टोरी बताएं ये पार्वती परिणय में है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बता दिए। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अर्थशास्त्र इज रिटन इन विच लैंग्वेज? माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट, ये देखो, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, मैसूर में रखा हुआ है। जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अर्थशास्त्र का लिखा गया है, दिस हैज़ बिन रिटन इन द संस्कृत एंड दिस वाज रिटन ऑन द पाम लीफ पर लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो इस अर्थशास्त्र में वो सप्त सिद्धांत की बात करते हैं। ये सब हम पहले बता चुके हैं पर फिर भी बता देते हैं। वो सप्त सिद्धांत की बात करते हैं कि राज्य को कैसे रूल करना है। इट टॉक्स अबाउट द सप्त सिद्धांत। व्हाट आर द 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट? स्वामी द रूलर, अमत्या द मिनिस्टर, जनपद द टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन, दुर्ग द फोर्ट और द कैपिटल, कोष और द ट्रेजरी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, द कोष और द ट्रेजरी। जो ट्रेजरी वाला अगर आप देखेंगे तो अमत्या जो मिनिस्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पर है, और जो अमत्या और मिनिस्टर होता है उसको क्या कहते हैं? सभासद कहते हैं। जो ट्रेजरी ऑफिसर है, जो ट्रेजरी जो कोषाध्यक्ष है, उसको क्या कहते हैं? ही वॉज ऑफन रिफर्ड टू एज द सन्निधाता इन द अर्थशास्त्र। पर मेरा आपसे एक आध प्रश्न रहेगा, आपने कभी सोचा कि अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन द पॉलिटी, इट इज अ बुक ऑन मेनी थिंग, कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि इतना अर्थशास्त्र को ओवरहाइप नहीं है क्या?
अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि स्टारबक्स में हम कॉफ़ी पी रहे हैं, आपको कभी ये भी लगा कि यार ओवर हाइप्ड है? अगर तुम सीसीडी में कॉफ़ी पी रहे हो, 500 रुपया का तुम कॉफ़ी पी रहे हो और तुमको वो जो किक नहीं आ रहा है, तो आप कहते हो कि यार इट इज़ ओवर हाइप्ड, बहुत ओवर हाइप्ड है ना? तो आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि ये किताब बहुत ओवर हाइप्ड है? अब देखो, कौटिल्य को क्या कहा जाता है? ही इज ऑफन कॉल्ड एज द मैकियावेली। अब आप सोचते रहो कि आपने कभी इस चीज़ को क्यों नहीं सोचा। मैक्सिमम ऑफ यू हम उम्मीद करते हैं कि आपने नहीं सोचा होगा कि क्यों इट इज़ ओवर हाइप्ड। इतना इस किताब में ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है? अच्छा ये बताओ कि हम लोग किस इकोनॉमी को भी फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है? हम लोग जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये किताब उस समय बता रहा है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। आप सोचो कि उस समय ये आदमी बता रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होना चाहिए, राजा जो अपनी व्यवस्था है उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ट है। अभी भी देश की व्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी पे है, तो क्यों नहीं, कैसे हम कह दें कि ये किताब ओवर हाइप्ड है? हम क्यों नहीं कहें कि ये किताब जो है अपने समय से पहले की बात को सोच चुका था? इसीलिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक कालजयी रचना है, एक गवर्नेंस के लिए कालजयी रचना है, एक अर्थव्यवस्था के रूप में कालजयी रचना है, एक पॉलिटी और राज व्यवस्था के रूप में कालजयी रचना है। ठीक है, ऐसे तो बढ़ते चले जाएंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी? देखो करेक्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी? कहाँ गया पेन? करेक्ट आंसर इज बॉम्बे सुश्रुत। इसको क्वेश्चन को क्यों लिया गया है इसको आप देखिए। सुश्रुत में अमूमन कंफ्यूजन होगा, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो सुश्रुत में अमूमन कंफ्यूजन होगा। सुश्रुत प्रोडक्ट किसके हैं? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। याद रखिएगा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, यहीं पर जीवक पढ़ रहे हैं, यहीं पर सुश्रुत पढ़ रहे हैं। पर जो सुश्रुत की किताब की जो रचना है जिसको आप कहते हैं सुश्रुत संहिता, जो सुश्रुत संहिता का जो एविडेंस मिलता है ये गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल कब है मेरे दोस्त? 300 से 550 एडी के बीच में है गुप्त काल, मोटा मोटी हम लोग स्टडी के लिए लेते हैं। और हम लोग को एक एविडेंस क्या मिलता है सुश्रुत के बारे में कि सुश्रुत तक्षशिला यूनिवर्सिटी में है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी महाजनपद काल में है, 600 BC में है। आपका एक एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस कहता है कि द सुश्रुत वाज इन द टाइम ऑफ द तक्षशिला, ही वाज इन द टाइम ऑफ द महाजनपद एरा। एट द वन एंड द सुश्रुत संहिता का रिकॉर्ड आपको कहता है कि इट इज़ इन द गुप्ता पीरियड। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि गुप्त काल में है कि किस काल में है। हम लोग ये मान के चलेंगे और मैक्सिमम जो स्टेट पीसीएस मान के चलती हैं कि ही वाज इन द बीसी, ही वाज नॉट इन द गुप्ता काल। पहली बात ये है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। दिस चरक किसके पीरियड में है? चरक, अश्वघोष, नागा अर्जुन, वसुमित्र, ये किसके काल में है? ये सब चीज़ देखो यार, एक ही बार जॉट डाउन करके दे दिया, अब इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये सब कुषाण पीरियड में है। कनिष्क जो है, कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन है चरक, एंड दिस फेलो चरक इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ, एक सेकंड ब्लॉक कर दो, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद। फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द आयुर्वेद। धनवंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अगर आप देखेंगे तो धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय की नवरत्न में है। चंद्रगुप्त द्वितीय नवरत्न रखते थे, उसमें धनवंतरी हैं। अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो कालिदास गुप्त काल में हैं, आर्यभट्ट गुप्त काल में हैं, ब्रह्मगुप्त गुप्त काल में हैं, वराहमिहिर गुप्त काल में हैं, और ये सब जो हम आपको लिस्ट दे दिए हैं ये सब कुषाण काल में हैं। तो इन सब चीज़ों से आपका ऑप्शन बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपका चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब 2-3 चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं। जो वराहमिहिर हैं ये बहुत बड़ा नाम है। किस फील्ड का बहुत बड़ा नाम है वराहमिहिर? वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े नाम हैं। और इनकी जो रचना है, देखो रचना वाला बोरिंग जरूर होता है पर बीपीएससी यही पूछता है, इसीलिए ये आपको पता होना ही चाहिए। पंच सिद्धांत लिखते हैं और बृहत संहिता, ये जो है ना इन्हीं की रचना है। आखिर में फिर आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज दिस बृहत संहिता एंड द पंच सिद्धांत? पंच सिद्धांत मतलब 5 चीज का सिद्धांत देते हैं, 5 थ्योरम्स देते हैं एस्ट्रोनॉमी पर। दिस बृहत संहिता इज क्लबिंग द एस्ट्रोनॉमी विथ द
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को क्लब करने का सिद्धांत देते हैं बृहत संहिता इज द कंपेडियम ऑफ द वेदांतिक एस्ट्रोलॉजी एंड द एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो बृहत संहिता इससे है। देखो कालिदास के बारे में तो खूब पूछता है, कालिदास के बारे में जितना भी पढ़ लिया जाए कम है। कालिदास जो हैं उनकी रचना क्या है, उनकी एक रचना जो कालजयी रचना है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरी रचना रघुवंश, तीसरी रचना लिखते चल रहे हैं कुमार संभव, कुमार संभवा। चौथी रचना, अच्छा कुमार संभवा किस चीज के स्टोरी के बारे में है, कुछ बताएंगे? इट इज अ शिव जी, देखो हम भी भाई भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए तुमको थोड़ा सा आप लोग को हम स्टोरी भी बता दिए। शिव और पार्वती का जो बच्चा का जो जन्म हुआ है उसका नाम है कार्तिकेय और उसी का स्टोरी है। कभी ये सब भी पढ़ लिया करो, है ना, खाली आप लोग लंद फंद पढ़ते हैं। कुमार संभव हो गया। मालविका अग्निमित्र भी इन्हीं की रचना है, मालविका। अब एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख लो, कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले, मजाल नहीं है कि छूट जाए, नहीं तो फिर हमको सल्फास खिला देना। जो भी हम पढ़े थे अब जितना आप लोग को हम बता दिए, जितना हमको आता है अब आप लोग को भी उतना ही आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एक क्वेश्चन ना हमसे छूटता है तो आपसे भी नहीं छूटना चाहिए, कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, ये सब है ना चवन्नी भर का सवाल है। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो है ना, हमको सबसे पसंद यही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी ये देखो आप, क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ दशराजन्य मतलब बैटल ऑफ द 10 किंग्स इज मेंशन्ड इन विच एंशिएंट बुक? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज द ऋग्वेद। देखो अगर आप देखिएगा ना तो ऋग्वेद में इट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल, इट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल। रिकॉर्डेड बैटल का मतलब क्या हो गया, इस लिखित बैटल है। इसका पहला रिकॉर्डेड बैटल मतलब महाभारत से पहले ये बैटल हो चुका है, रामायण से पहले ये बैटल हो चुका है। इट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल। द मोमेंट आई से इट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड मस्ट बी कि बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे मान ले कि फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल है? 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद में इस बैटल का जिक्र है। 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद। मन तो है कि ये पूरा स्टोरी बता दे, पर डर है कि फिर आप बोलोगे कि तुम चाट गए, है ना, कि तुम काम का नहीं बात बताए। चलो बता दें कि छोड़ दें? अच्छा चलो थोड़ा सा हल्का सा हिंट देके आपको निकालते हैं। देखिए ये जो बैटल हुआ किस नदी के तट पर हुआ, पहले आपको काम का चीज़ बता देते हैं। परुष्णी नदी के तट पर हुआ। परुष्णी नदी कौन है? आज के डेट में रावी नदी को कहते हैं। अच्छा ये बताइए रावी नदी पर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई साइट बता दीजिए। हड़प्पा जो है रावी नदी के साइट पर है ना। ये सब पहले बता चुके हैं, रिवीजन हो गया आपका। इट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल द मोमेंट द क्वेश्चन इज आस्क्ड। 2 मिनट के अंदर मारिएगा फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल ऑफ दशराजन्य। होता क्या है देखो, 2 ग्रुप है। एक ग्रुप जो है पहले आपको पता है कि ऋग्वेदिक टाइम में जो सिस्टम है, थोड़ा सा चाट रहे हैं पर देख लो यार, स्टोरी सुन लो, हमको भी पता है तो सुन लो। देखो पहले क्या है ना कि वो कबीलियाई ग्रुप में लोग रहते थे, कबीला होता था, ट्राइब्स होता था। तो एक ग्रुप ऑफ ट्राइब है, उसमें ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप ऑफ ट्राइब है अनूस, अलीना, पख्ता, परसू, एक ग्रुप ऑफ ये सब ट्राइब है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है वो है पुरु। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, दिमाग को बंद रखिए, है ना, अपना CPU बंद रखिए, हम कहानी को गढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ ट्राइब ये है। देखिए ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा और डीप में जाने दो। टॉप पे कौन है? किंग है। किंग को एडवाइस कौन करता है? हु एडवाइसेस द किंग एंड हु इज एट द सेकंड पोजीशन इन द एक्लियन? ही इज द पुरोहित। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरोहित is what? He is not the priest. He is not only the priest. He aids and advises the king. वो किंग को सलाह देता है। तो पुरोहित इज द सेकेंड इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस व्हेन इट कम्स टू द ऋग्वैदिक सिस्टम। वहां पर ऋग्वैदिक सिस्टम में 2 नंबर पर भाई यही है। अब देखिए यहां पर एक साम्राज्य है भारत ट्राइब, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भरत राजा हुए, उनके नाम पर भारत, देश का नाम भारत पड़ा, है ना, इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा देश का नाम। इन्हीं के वंशज हैं किंग सुदास। देखो ये सारा चीज ऋग्वेद में है। इन्हीं के वंशज हैं किंग सुदास। किंग सुदास है तो हम बताएं कि जब ऋग्वेदिक में कहता है कि किंग सुदास को कोई ना कोई एड एंड एडवाइस कर रहा होगा, सम मस्ट बी एड एंड एडवाइजिंग दिस किंग सुदास।
जो किंग सुदास के जो एडवाइजर हैं उनका नाम है विश्वामित्र। किंग सुदास को लगता है कि विश्वामित्र अपना काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें सलाह अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो क्या करते हैं, विश्वामित्र को रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, वशिष्ठ से रिप्लेस करते हैं। बचपन में कुछ ना कुछ तो सीरियल धारावाहिक देखे होंगे, वशिष्ठ से रिप्लेस कर देते हैं। ये बात विश्वामित्र को नागवार गुजरता है। ये जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं इनको वो बोलते हैं कि किंग सुदास की जो अगली मकसद है, मंजिल है, वो है तुम लोग को अटैक करके नष्ट कर देना, तुम लोग को बर्बाद कर देना। और ये क्या करते हैं, ऐसा कुछ भी किंग सुदास का मकसद नहीं था। किंग सुदास एक प्रतापी राजा था, पर इनको वो कान में जहर भरते हैं और जहर भरने के बाद ये डिसाइड होता है कि इन लोग को वो इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि किंग सुदास से युद्ध किया जाए। एक तरफ 10 ट्राइब है, एक तरफ भरत किंगडम का किंग सुदास है, और एक बहुत भयंकर युद्ध होता है जिसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और इसमें किंग सुदास जीत जाते हैं और ये जो 10 लोग हार जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि आर्यन वंश का प्रचार प्रसार जो है इन्हीं के नाम पर भरत है, और भारत में आर्यन वंश का प्रचार प्रसार होना स्टार्ट होता है। दिस इज द बैटल ऑफ दशराजन्य एंड दिस बैटल वॉज फाउट ऑन दिस परुशनी रिवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा भटक तो जाते हैं, पर ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे मतलब हमको लगता है कि देखो ये क्वेश्चन हम फ्रेम किए थे 67वीं में, नहीं आया, और 67वीं में फिर फ्रेम कर दी है, ये इस बार आ जाएगा, मेरा एकदम 100% गारंटी है। करेक्ट इसका आंसर क्या है, रियून्स ऑफ तेलहरा। देखो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो रियून्स राजगीर में ही है, रियून्स ऑफ तेलहरा है ना। यहाँ पर रियून्स ऑफ तेलहरा में भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, पर अभी इसलिए न्यूज़ में रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि अभी हम आपको क्या बताया कि सबसे पुराना है तक्षशिला, नालंदा उलंदा बाद में है, पहले है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से भी प्राचीन यहाँ पर यूनिवर्सिटी था, है ना, उससे भी यूनिवर्सिटी था, अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ, नो, बट दिस वाज इन द न्यूज़ and this is the area of the माननीय मुख्यमंत्री जी. It is often in the news, so the ruins of Telhara can be an important question because the ruins of Telhara has been mentioned in the records of the Wensang also. So ruins of Telhara is present in the Rajgir district, नालंदा में present है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है सो तो ही है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। शूद्रक, देखो शूद्र, कल आपको एक उदाहरण दिए थे ना कि किस चीज़ पर छोड़ना है, स्वादानुसार। शूद्रक से कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, शूद्रक से एक क्वेश्चन बनता है और लेकिन खूब बनता है, खूब पूछता है। शूद्रक की एक रचना है मेरे दोस्त, उस रचना का नाम है मृच्छकटिकम। खूब पूछता है, पता नहीं मोहब्बत है भाई को। मृच्छकटिकम क्या है, संधि विच्छेद 8वां 10वां में तो कुछ तो पढ़े होंगे। मृच्छ मतलब क्या होता है, अंग्रेजी मीडियम कहाँ पढ़ा होगा, अंग्रेजी मीडियम तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पढ़ता है ना, 2 3 जा 6, हम लोग पढ़ते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, अंग्रेजी मीडियम उसी में व्यस्त है। मृच्छकटिकम, कटिकम मतलब क्या होता है, काट, तो हिंदी मीडियम यहीं से विच्छेद कर लिया, संधि विच्छेद इसको बोलते हैं, है ना, हम लोग तोड़ लिए। क्ले काट मतलब इसमें देखो हीरो क्या है कि मतलब एक इसमें हीरो है चारुदत्त, जैसे आप हीरो हैं, आपकी जो मैडम है हीरोइन है, ऐसा क्या है, चारुदत्त इस स्टोरी में हीरो है, और हीरोइन कौन है, वसंत सेन। चारुदत्त क्या है, ब्राह्मण है, एक नोबल ब्राह्मण है, और ये बहुत ही अमीर घर की लड़की हैं। चारुदत्त अपनी एक बच्ची को ले जाते हैं बाजार में और उसको क्ले का सामान, क्ले का खिलौना पसंद आता है। चारुदत्त जी के पास पैसा नहीं होता है। बसंत सेन देखती हैं कि ये बच्ची का मन छोटा हो रहा है, बसंत सेन उस बच्ची के लिए वो खिलौना खरीद के दे देती हैं, क्ले का आर्ट। यहाँ पे बसंत सेन जी ने खिलौना खरीदा, चारुदत्त जी ने इनको अपना दिल दे दिया। यही है स्टोरी मृच्छकटिकम का, जो कि शूद्रक लिखते हैं मेरे दोस्त, मेरी जान। पर्सन हु यूज्ड टू एड, अभी तो बताया है मेरे दोस्त, कौन है, पुरोहित उनको एड एंड एडवाइस करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो आज ना कल ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पिछली बार भी डाले थे, नहीं आया, पर हमको लगता है कि इस क्वेश्चन आएगा। पिछली बार कहीं लगता है हम अपने डिस्कशन में लिए थे इस क्वेश्चन को, फिर फ्रेम किए हैं। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा साइट कौन है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा साइट है वो है राखीगढ़ी, विच वॉज एक्सकेवेटेड बाई अमरिंदर नाथ। पहली बात ये याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा कालीबंगन साइट के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। देखो कालीबंगन साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा हमको इंपॉर्टेंट लगा, हमने पिछले वाले में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम द कालीबंगन वाला साइट। कालीबंगन साइट से क्या क्या आपको मिलता है,
फायर अल्टर मिलता है, ठीक है, फायर अल्टर यू गेट। और क्या मिलता है, यहाँ से पहली बार अर्थक्वेक का एविडेंस मिलता है, यहाँ पर डबल क्रॉपिंग पैटर्न का एविडेंस मिलता है। अब देखो, कहा जाता है कि हड़प्पन कल्चर जो है, हड़प्पन सभ्यता कैसे नष्ट हुआ, तो लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आया होगा और अर्थक्वेक के कारण विनाश हो गया होगा। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द एविडेंस ऑफ द अर्थक्वेक? वी गेट द एविडेंस ऑफ द अर्थक्वेक फ्रॉम द कालीबंगन साइट। आप सोचिए कि अभी हम लोग डबल क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, उस समय लोग डबल क्रॉपिंग पैटर्न करते थे। व्हाट अ सिविलाइजेशन इट वाज, मतलब अल्ट्रा मॉडर्न सिविलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग सिविलाइजेशन। कैसे आपको एविडेंस मिलता है? एविडेंस यूँ मिलता है कि क्रॉप अगर एक बार में ऐसे ऐसे मिलता है तो इसका मतलब कि कुछ क्रॉप यूँ रोपे गए थे और कुछ क्रॉप यूँ रोपे गए थे। इट वॉज अ डबल क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम विच वॉज प्रिवलेंट ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट अ फैंटास्टिक एंड व्हाट अ मॉडर्न सिविलाइजेशन इट वॉज। From where do we get the evidence? We get the evidence from the Kalibangan site. My dear friend, now ये जो प्लॉ का मार्क है, दिस प्लॉ मार्क, अब आप मुझे ये बताइए कि जो प्लॉ मार्क है वो किस चीज़ का बना हुआ था? आयरन का बना हुआ था, कॉपर का बना हुआ था कि वुड का बना हुआ था? दोस्त, हड़प्पन को तो आयरन के बारे में पता ही नहीं है, हड़प्पन को तो पता ही नहीं है। ऋग्वेद वाले जो आते हैं, आर्यंस आते हैं, उनको आयरन के बारे में पता है। हड़प्पन डोंट नो अबाउट द आयरन, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आयरन। ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, इसको रट लीजिए। हड़प्पन को कोई नॉलेज नहीं है आयरन का। ऑप्शन में देगा, गलती करेंगे। अगर ये चीज़ पता है, आप सही निकाल लेंगे। किसको पता है? आर्यंस को पता है, जो वेद की रचना करते हैं, जो वेदास हैं, है ना। तो आर्यंस को पता है, हड़प्पन को नहीं पता है। हड़प्पन का टाइम कितना है दोस्त? हम लोग 2500 BC मोटा मोटी मान के चलेंगे। और जो वैदिक काल कब है? वैदिक काल को आप देखेंगे कि 1500 BC से 1000 BC जो है आपका वैदिक काल है। 2500 BC जो है हड़प्पन काल है। इस 1500 से 600 BC को आप कह लीजिए ये काल है, वैदिक काल है। अब इसको भी दो भाग में तोड़ लीजिए। 1500 से 1000 BC को आप कह दीजिए अर्ली वैदिक काल है, और 1000 से 600 BC को आप कह दीजिए लेटर वैदिक काल है। 600 BC के बाद आप देखेंगे कि 600 से जो 400 BC है, वैदिक काल में त्रुटियां घुस जाएंगी, रिचुअल्स घुस जाएंगे। तो देयर विल बी द रिवोल्ट अगेंस्ट दैट वैदिक पीरियड। दैट रिवोल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो यही स्टोरी है पूरा। हम भूल गए क्या बता रहे थे। हाँ, अब ये बताओ कि जो प्लॉ मार्क्स हैं, तो हड़प्पन किस चीज़ का वो जमीन कोड़ने के लिए, खुदाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे? तो वुड का इस्तेमाल करते थे। नाउ देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, हाउ डू वी इन्फर दिस थिंग्स? हमें कैसे पता कि वुड से इस्तेमाल करते थे? हम आपको पहले भी बताएं कि हड़प्पन जो कल्चर है, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ द एक्सकेवेशंस। एंड मेनली अगर एक्सकेवेशन में पूछे कि कहाँ से मिलता है, तो जो सील्स मिलते हैं वहाँ से मिलता है। दोस्त, हम लोग को कोई प्लॉ मिला ही नहीं, प्लॉ नहीं मिला। इसका मतलब ये हो गया कि वो वुड का है, और वुड का आपको पता है कि बहुत दिन बाद आप रखेंगे तो वुड क्या होगा? डिग्रेड कर जाएगा। अगर आयरन का होता तो आयरन का कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिलता, कॉपर का रहता तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिलता। वी हैव नो एविडेंस ऑफ द वो जो उसे खुदाई करते हैं, है ना, प्लॉ। वी हैव नो एविडेंस ऑफ द प्लॉ, बट वी डू हैव द एविडेंस ऑफ द प्लॉ मार्क। सो वी डू कंक्लूड दैट द हड़प्पन्स मोस्टली यूज्ड वुड एज अ प्लॉ। रिसेंट रिसर्च हैज शोन दिस आउटस्टैंडिंग, है ना। ये सब देखो, क्वेश्चन यही सब पूछेगा, तुम देख लेना। इस बार जो है ना, जो लूसेंट फूसेंट पढ़ के जाते हैं, सब जो रेलवे पेलवे का तैयारी करता है ना, सब बाहर जाएगा। देख लेना इस चीज़ को। रिसेंट रिसर्च हैज शोन दैट द हॉर्स, इस क्वेश्चन को मात्र मेरा पूछने का दोस्त मात्र मकसद ये है कि जैसे आप ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल पढ़ते हैं तो गोवस्थी जिक्र में आता है, और जैसे गोवस्थी जिक्र में आएगा तो मैक्सिमम लोग इसमें, अगर ऑप्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते तो बोलते, अगर हम ये क्वेश्चन फ्रेम कर देते कि विच वॉज द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा किस जानवर का जिक्र किया गया है, जो कि सिंपल क्वेश्चन हो जाता, मैक्सिमम लोग काऊ टिक करता। काऊ का सबसे ज़्यादा जिक्र है ही नहीं ऋग्वैदिक काल में। रिसेंट रिसर्च कहता है, अभी एक ये हम क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किए हैं, प्रिंट में एक आर्टिकल आया था, है ना, द प्रिंट में एक आर्टिकल आया था, वहाँ से हम इसको फ्रेम किए हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है ना हॉर्स का जिक्र किया गया है, 215 बार हॉर्स का जिक्र है, और काऊ से कितने बार ज़्यादा है? 39 बार काऊ से ज़्यादा है। 215 टाइम्स हॉर्स है, तो 215 में से 39 घटा दीजिएगा तो इतना बार काऊ का जिक्र है। तो ऑप्शन में आपके साथ छेड़छाड़ करके, धोखा करके नेगेटिव अंक दिला सकता है। एज पर द पुराणिक रिकॉर्ड्स,
अवंती वॉज स्प्लिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए हुआ क्या कि अवंती जो किंगडम है बहुत ही प्रतापी, अवंती के बारे में तो खूब आपको बताए हुए हैं ना। अच्छा, अवंती किंगडम आज के प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? मालवा में है ना, मालवा वाला बेल्ट में ही अवंती किंगडम था। तो अवंती किंगडम में क्या है कि ये अवंती का साम्राज्य है। इस अवंती के साम्राज्य में मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी है। ये जो विंध्य श्रेणी है ये अवंती के किंगडम को दो भाग में तोड़ा, एक नॉर्थ पार्ट में तोड़ा, एक साउथ पार्ट में तोड़ा, है ना। तो अवंती किंगडम वाज डिवाइडेड बाय द विंध्या इनटू द टू पार्ट। जो आप देखेंगे कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो पाली टेक्स्ट ये कहता है कि देखिए दिग्घ निकाय जो टेक्स्ट है, जो बुद्धिज्म का जो टेक्स्ट है वो कहता है कि अवंती का ओवरऑल कैपिटल जो था वो महिष्मती था। अभी बताते हैं कि क्या है। ओवरऑल कैपिटल कहता है महिष्मती था। महिष्मती किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में नर्मदा है ना, नर्मदा रिफ्ट वैली सिस्टम से फ्लो करती है। नर्मदा और तापी को आप देखते हो कि रिफ्ट वैली सिस्टम से फ्लो करती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। तो दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? इट इज नर्मदा एंड तापी, तो वेस्ट में निकलती है। महिष्मती जो अवंती की कैपिटल है, जो दिग्घ निकाय कहता है कि इट वॉज महिष्मती विच वॉज ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। विंध्या डिवाइडेड इट, जो साउदर्न पार्ट का जो कैपिटल था उसको कहा जाता है कि उज्जैनी था, जिसको अब उज्जैन कहते हैं। और नॉर्थ वाला का नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल उज्जैनी था और साउदर्न पार्ट का कैपिटल महिष्मती था। कैपिटल महिष्मती को आप मत कहिए, इसको हेड क्वार्टर के रूप में आप मानिए कि हेड क्वार्टर, जो मैक्सिमम टेक्स्ट कहते हैं, मैक्सिमम विद्वान इस चीज़ पर सहमत हैं कि इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर, द साउदर्न पार्ट ऑफ द अवंती एंड दैट वॉज द महिष्मती। बट हम लोग से एग्जाम में पूछेगा कि विच वॉज द कैपिटल ऑफ द अवंती, हम लोग उज्जैन मार के आएंगे या उज्जैनी मार के आएंगे। तो कभी जब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिष्मती किस नदी पर है या महिष्मती किससे संबंधित है, किस महाजनपद से संबंधित है, इंपॉर्टेंट महाजनपद है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम आपको पता है अवंती के बारे में आपको खूब डिटेल में अपना एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में बताए हुए हैं। द वे वी हैव एनेक्स्ड द अवंती, द वे द मगध एक्सपैंडेड इट्स एम्पायर, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट and hence I have framed this question. It can be in a different way, it can be asked in a different way. तो सारा चीज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो महिष्मती इज रिलेटेड टू द अवंती डायनेस्टी। यही है यार, ये नर्मदा नदी है ना, नर्मदा हरे, सुंदर फोटो है ना। कभी जाया करो यार, केवल गर्लफ्रेंड के साथ तुम लोग सेलेक्ट सिटी मॉल जाते हो भाई, हैं? ऐसा गर्लफ्रेंड बनाओ ना कि मतलब थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा हो, है ना। बना लेते हो तुम लोग वही वन पीस पहन के खाली सेलेक्ट सिटी मॉल जा रहे हो, और ऐसी गर्लफ्रेंड रहेगी थोड़ा सा हुमायूंस टूम भी चले। अब उससे थोड़ा सा बात हो तो बोले कि कहीं मतलब हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ, खाली सेलेक्ट सिटी मॉल, सीपी, कॉफ़ी पी लिए, ऐसा कैसे चलेगा बताओ, मन भर जाएगा भाई। दिस एडिक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत लोग गलती किया होगा, है ना, बहुत लोग, मैक्सिमम भबरू पिलर कोई मार दिया होगा, कुछ मार दिया होगा, जो भी मारे हो ना भाई इसको सही कर लो। अच्छा यार एक चीज़ भूल गए अभी, जो ऋग्वेद के बारे में हम कहीं बता रहे थे आपको, ऋग्वेद यहाँ पे बता, कुछ चीज़ भूल गया देखो। अच्छा ये बताओ गायत्री मंत्र का कहाँ जिक्र है? इसलिए भूल गए कि हमको याद आया कि हम देखो भाई डीएवी से पढ़े हैं, डीएवी वाला इस चीज़ का पीड़ा समझता है, हम लोग को गायत्री मंत्र पढ़ा पढ़ा के पगला देता है। सुबह सुबह गायत्री मंत्र पढ़वाएगा वो, आरएसएस वाला सबको भारत माता वंदे मातरम तो कम से कम कराता है। देखो गायत्री मंत्र का जिक्र क्या है? ऋग्वेद में जिक्र है। देखो जो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती सेज गो बैक टू द वेदा, ही नेवर सेड गो बैक टू द लेटर वेदा, ही सेड गो बैक टू द अर्ली वेदा। अर्ली वेद कौन? ऋग्वेद। लेटर वेदिक पीरियड का सब पार्ट है जो लेटर वेदाज हैं। ऋग्वेद इज द पार्ट ऑफ द अर्ली वैदिक काल एंड ही सेज गो बैक टू द वेदास। द मोमेंट ही सेज गो बैक टू द वेदा, इंटरव्यू वगैरह में डीएवी वाले सब तैयार रहना, पूछता है ये क्वेश्चन। तो गो बैक टू द वेदा, तो ही टॉक्स अबाउट गो बैक टू द ऋग्वेदा, बट व्हाई ही सेज गो बैक टू द ऋग्वेदा? ऋग्वेद किस चीज को भगवान की पूजा करता है? नहीं, वो नेचुरल फोर्स की पूजा करता है। इसीलिए डीएवी में देखते होंगे कि हर शनिवार को हवन कराता है। दूसरी बात, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र है। गायत्री मंत्र किस भगवान के डेडिकेटेड है? सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। इस ऋग्वेद में और किस चीज़ का मेंशन है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी का मेंशन किया गया है
है ना, सरस्वती रिवर को मेंशन किया गया है। एंड दिस सरस्वती रिवर इज कॉल्ड एज द नदीतमा। नदीतमा मतलब प्योरेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। तो नदीतमा हैज बीन मेंशन्ड इन द ऋग्वेद एंड इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू द सरस्वती रिवर। दिस ऋग्वेद ऑल्सो मेंशन्स द कुंभ, जो कुंभ मेला भी होता है, कुंभ का भी जिक्र करता है। एंड दिस कुंभ हैज बीन मेंशन्ड बाय द वेनसैंग इन हिज अकाउंट टू। खत्म हो गया, ऋग्वेद से अब एक क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। चलो चलो यार, इसमें कुछ और है। देखो यार, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि 11 में अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ना, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड के लिए कुछ भी नहीं है। माइनर रॉक एडिक्ट 1 में मेंशन्ड है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें यही सेंटेंस लिखा हुआ है माइनर रॉक एडिक्ट 1 में, और इसको हमने कॉपी करके आपको दे दिया। यहाँ पर अशोक के बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, चुपचाप लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि ये भगवान मतलब बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। और जगह भी होगा, आप तो बोलेंगे कि इस सब में भी तो है ही, बिल्कुल है। वर्ड क्या है? एक्सप्लिसिटली। धोखा खा गए हो। एक्सप्लिसिटली मतलब साफ साफ, एकदम साफ अक्षरों में। अगर कोई लड़की अगर फ्रेंड जोन कर दी है, एक्सप्लिसिटली नहीं है, आई लव यू टू, एक्सप्लिसिट हो गया, है ना। समझ गए ना बात को? अब समझ गए होगे। इम्प्लिसिट मतलब वो हो गया कि नज़र से नज़र मिल रहा है, मतलब होगा, है ना, वो सब इम्प्लिसिट रिलेशनशिप है। बोलेगी कि हम बोले थे, फंस जाओगे। अब देखो, भभरू पिलर इंस्क्रिप्शन क्यों ऑप्शन में दिए हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है भभरू पिलर इंस्क्रिप्शन? देखो, भभरू पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ना, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर मिला? बैरात टेम्पल था राजस्थान में, वहीं पर मिला है, बैरात टेम्पल में। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए है कि भभरू पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक अपने आप को मगध का राजा डिक्लेयर करते हैं। ये क्या लिखते हैं यहाँ पर? अपना नाम, प्रियदर्शी राजा मगध। तो अगर पूछता है कि विच पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स यू एन आइडिया दैट द अशोक इज द सुल्तान और द किंग ऑफ द मगध, भभरू पिलर इंस्क्रिप्शन। थोड़ा सा रॉक एडिक्ट 13 के बारे में कर लो, इसके बारे में क्या ही बताना। रॉक एडिक्ट 13 के बारे में देखिए, रॉक एडिक्ट 13 के बारे में एक तो एक कलिंगा वार को डिस्कस करता है, दूसरी बात कि ये चोल, चेर और पांड्याज का भी जिक्र करता है। कल वाले वीडियो अगर नहीं किए हैं, इसके पिछले वाला वीडियो ना, तो धोखा खा रहे हो। संगम पीरियड के बारे में मेंशन है ना, ये संगम पीरियड की जिक्र कर रहा है। चोल, चेरा और पांड्या संगम पीरियड के हैं। नाउ यू गिव मी, अब इसका उत्तर दो। संगम पीरियड कहाँ कहाँ मेंशन्ड है? पुराने वीडियो में हम आपको क्या बताएं कि इट इज मेंशन्ड इन द रॉक एडिक्ट 2। अब हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ स्लाइट रेफरेंस गिवन अबाउट द चोल, चेर एंड द पांड्याज इन द रॉक एडिक्ट 13। यू हैव द ऑप्शन ऑफ द ई ऑल्सो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। अगर पूछता है विच रॉक एडिक्ट ऑफ द अशोक टॉक्स अबाउट द चोला, चेरा एंड द पांड्या, द रॉक एडिक्ट 2 तो करता ही, बट रॉक एडिक्ट 13 भी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। और रॉक एडिक्ट 13 में क्या क्या चीज़ का जिक्र होता है? रॉक एडिक्ट 13 टॉक्स अबाउट द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑफ द अशोक, कि इनके और भी लोगों के साथ संबंध क्या हैं। जैसे हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि इनके समकक्ष राजा कौन कौन थे, दूसरे देश में दूसरे जगहों पर कौन कौन राजा रूल कर रहे थे। तो इजिप्ट में एक रूलर रूल कर रहा है जिसके बारे में मेंशन्ड है, उसका नाम है तुर्मन्या, इजिप्ट में रूल कर रहा है। सीरिया में एक रूलर रूल कर रहा है, उसका नाम है एंटियोक। मैकिडोनिया में एक रूलर रूल कर रहा है, उसका नाम है एनिकनी। अगर मानते हैं कि अभी माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अकाउंट में अगर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, अभी मानते हैं कि यूएस में रूल कौन कर रहा है? ट्रंप रूल कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। जो बिडेन रूल कर रहा है, जो का अगर ये हमारा एविडेंस कह रहा है कि मोदी हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद द जो बिडेन, मोदी हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद द ऋषि सुनक, तो अब हमको क्या एविडेंस दे रहा है कि ऋषि सुनक वाज द कंटेम्पररी टू द मोदी। हमारे बाद जो सिविलाइजेशन के लोग आएंगे वो बोलेंगे ऋषि सुनक वाज द कंटेम्पररी टू द मोदी, जो बिडेन वाज द कंटेम्पररी टू मोदी, है ना। तो इसी तरह से इट गिव्स द एविडेंस दैट द तुर्मन्या, एंटियोक एंड एनिकनी वेर द कंटेम्पररी टू द अशोक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महाजनपद? अगर जो इस क्वेश्चन को गलत किया है, एकदम सल्फास खा लो, एकदम रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमको भी माथा पीटने का कोई मतलब नहीं है, हम छाती पीट पीट के पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कलिंग महाजनपद है, तो एंशिएंट हिस्ट्री वाला वीडियो फिर पढ़ाए हैं, सबको डाउन कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। भाई लिख लो, ऑप्शन में यही देगा और कुछ नहीं देगा, कलिंग देगा, प्रॉम्प्ट करेगा, टिक करोगे और जैसे टिक करोगे खट से 0.25 मिल गया, है ना। हाय तौबा 69वीं करते रहना।
और अभी तो एग्जाम के बाद क्वेश्चन आसान लगता है, आज मेंस हुआ होगा तो लगता होगा यार कितना चवन्नी भर का क्वेश्चन है, पीटी निकालो और जो जो दे रहे हैं उसको अच्छा से करिए, नहीं तो डांट खाइएगा आप लोग, है ना। हम जान लगा रहे हैं, आप भी जान लगाइए, नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोर्स खत्म हो गया था, हम दाहिने हो लेते, है ना। तो बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं तो प्लीज़ मेहनत करिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चवन्नी भर का सवाल है यार। सतवाहना रूल्ड अराउंड द वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन, करेक्ट स्टेटमेंट है। सुंगा वाज द फर्स्ट ब्राह्मणिकल स्टेट, पिछला वाला वीडियो और पिछला वाला टेस्ट दिए होंगे तो उसमें हम बताएं कि सुंगा वेयर द फर्स्ट ब्राह्मणिकल स्टेट। पुष्यमित्र शुंग आता है, पुष्यमित्र शुंग जो है लास्ट मौर्यन रूलर है, उसका नाम है बृहदत्त, उसको किल करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है, और पुष्यमित्र शुंग इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन बिहार, करेक्ट स्टेटमेंट है मेरे दोस्त, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? आलमगीरपुर पे यूपी में आते आते तो खत्म ही हो जाता है ना, आलमगीरपुर तक आता है उत्तर प्रदेश में और खत्म हो जाता है। तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अर्ली वैदिक काल इन द बिहार। सतवाहना रिबिल्ट एंड रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, गलत स्टेटमेंट है। अब कौन सुदर्शन लेक को रिपेयर करता है, चवन्नी भर का सवाल है। जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का मेरा वीडियो देखा है उसके लिए एकदम चवन्नी भर का सवाल है। अगर इसको तुम गलत करोगे तो हमको सल्फास खिला देना। तो करेक्ट इसका आंसर है, जो इनकरेक्ट आंसर है डी, जाकर वीडियो देखना, सब चीज़ें बताएंगे। कंदरिया महादेव टेम्पल इज द पार्ट ऑफ, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट द करेक्ट आंसर इज द टेम्पल एट द खजुराहो। अच्छा ये बताइए, जो खजुराहो की जो टेम्पल हैं, ये खजुराहो की जो टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। कौन डायनेस्टी बनाता है? चंदेला डायनेस्टी, चंदेल राजपूत सब बनाते हैं। कहाँ पर है? छतरपुर जिला में, है ना, छतरपुर में ही है शायद, हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा। हमको जहाँ तक याद है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश का छतरपुर में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पर मतलब इट इज़ नॉट अ सिंगल टेम्पल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द टेम्पल। और इस ग्रुप ऑफ टेम्पल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है ना वो है कंदरिया महादेव टेम्पल। वाई दिस टेम्पल इज वेरी फेमस फॉर? अच्छा, इज इट अ टेम्पल विच इज only for the Hinduism? No, it is a temple which is dedicated to the Hinduism and Jainism both, दोनों धर्म का है इसमें। Why this temple is very famous for? This temple is very famous for the erotic sculptures, है ना। erotic मतलब नग्न मूर्तियों का बहुत ही सुंदर चित्रण है, erotic sculptures हैं। और इस इरोटिक स्कल्पचर जो है, देखिए इरोटिक स्कल्पचर के लिए फेमस है, पर एक इस तरह की त्रासदी है कि ये इरोटिक स्कल्पचर के लिए जाने जाते पर इतनी सुंदर मूर्तियां हम यहाँ पे गए हैं यार, गजब की, मतलब आप स्तब्ध हो जाओगे, मतलब कि इतना सुंदर कोई कैसे बना सकता है, सिंगल स्टोन से, मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ है। इरोटिक स्कल्पचर मात्र 10% मूर्ति ही इरोटिक स्कल्पचर का है ना। इरोटिक मतलब होता है नग्न तस्वीरें, है ना। तो अच्छा, फिर आप ये कभी सोचें कि भाई नग्न तस्वीर क्यों दिखाया गया नग्न तस्वीर? 10% मूर्ति है पर बहुत सुंदर मूर्ति है, क्यों दिखाया गया? दिस मूर्ति डिपिक्ट द थीम ऑफ द फीमेल ब्यूटी, थीम ऑफ महिलाओं का फीमेल ब्यूटी जो है उसको दिखाया गया है कि फीमेल ब्यूटी कैसा होता है ना। इट कैन बी अ क्वेश्चन, इट डिपिक्ट्स द थीम ऑफ अ फीमेल ब्यूटी, कि एरोटिक स्कल्पचर्स इज यूज्ड टू डिपिक्ट व्हाट? थीम ऑफ द फीमेल ब्यूटी। जैसे ठीक है, बड़ी बड़ी आँखें, है ना, हम लोग नहीं, आदमी गांव में लड़की के आँख बड़ा होना चाहिए, ये सब सुंदरता के प्रति मूर्ति पहले की बातें हैं, अब तो कुछ और मतलब है ना। तो ये सब हैं, और भी चीज़ें हैं, वो आप समझदार आदमी हैं सब। 15 में देखिए, विट्ठल टेम्पल इज प्रेजेंट एट विच प्लेस? करेक्ट आंसर इज हम्पी, है ना। ये बहुत बार बता चुके हैं, हम्पी भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्त। हम्पी में, अच्छा हम्पी वाले साइट को हु ब्रॉट टू द लाइमलाइट? कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी इस साइट को लाइमलाइट में लाते हैं 1800 में। पर हम्पी का अगर आप कभी गूगल करेगा, फोटो बहुत सुंदर आता है ना। तो पहली बार हम्पी की साइट का फोटो कौन अच्छा लिया? हु फोटोग्राफ दिस? 1858 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने पहली बार हम्पी वाले साइट का खूबसूरत फोटो दुनिया को दिया और बताया कि देखो यहाँ पर एक मतलब हम्पी भी एक साइट है, रूइंस ऑफ हम्पी में। अच्छा ये बताइए, जो विजयनगर किंगडम है किस भगवान पे रूल करते थे, किस भगवान को अपना आदर्श मानते थे, है ना? विरूपक्ष भगवान को ये अपना आदर्श मानते थे। विरूपक्ष कौन भगवान है? विरूपक्ष इज एन इनकारनेशन ऑफ द शिव, ठीक है।
इसके बारे में जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम बहुत डिटेल में आपको बताए हुए हैं, तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इसकी स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्काराया स्थापना करते हैं। गुरु कौन रहते हैं? विद्यारण्य गुरु रहते हैं। उनके नेतृत्व में हरिहर और बुक्काराया इसकी स्थापना करते हैं। और जो विजयनगर किंगडम है, जैसा अगर आपसे पूछे कि ये ब्रह्मैनिकल किंगडम है, नहीं, सेकुलर किंगडम है, ब्रह्मैनिकल किंगडम नहीं है, इट इज अ सेकुलर किंगडम। विट्ठल टेम्पल कहाँ है? हम्पी में ही प्रेजेंट है ना। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने का मतलब कुछ नहीं है, आपको पहले हम बता चुके हैं टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन में। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वीडियो बड़ा हो जाएगा। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज अराउंड मोर देन 400 लाइन्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड ऑन द बोन्स एंड द ज्वेलरी, करेक्ट स्टेटमेंट है। हाउसेज वेयर सिंगल स्टोरीड, गलत स्टेटमेंट है। हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। देखो, अगर आप हड़प्पन स्क्रिप्ट को देखिएगा ना, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया है? हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट टू द लेफ्ट लिखा गया है, यूं लिखा गया है। पर अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे मान लें। देखो, अगर जब स्क्रिप्ट लिखा गया तो मानते हैं ये स्क्रिप्ट है, तो हड़प्पन में ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है और आगे कुछ नहीं है। तो भाई, अगर कोई आदमी लिखता तो ऐसे थोड़ी लिखता। अगर मानते हैं कि लेफ्ट टू द राइट थोड़ी लिखता, मतलब यहाँ से वो लिखना स्टार्ट किया है, ऐसे 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 लिखते 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 आया और यहाँ पे उसका फुल स्टॉप हो गया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हो कि राइट टू द लेफ्ट है। और हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो लोगोसिलेबिक है। लोगोसिलेबिक मतलब क्या होता है कि एक वर्ड सेंटेंस है। देखो, ये क्या है? दिल है ना। अगर तुम स्माइली मार दिए लड़की को दिल वाला, मतलब क्या हो गया? आई लव यू। मतलब ये दिल किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? एक सेंटेंस को सिंबलाइज कर रहा है। उसी तरह से हड़प्पन जो है हम लोग से भी आगे था। हम लोग अभी सब इमोजी तिमोजी खेल रहे हैं भाई, वो सब इमोजी तिमोजी खेलता था। उसका एक सिंबल मतलब एक सेंटेंस है ना। अगर साई दे दिया, मानते हैं कि जीटा दे दिया, मानते हैं कि पाई दे दिया, इसका मतलब कि पूरा एक सेंटेंस है। तो लोगोसिलेबिक था। तो 400 लोगोसिलेबिक हम लोगों को मिला है। उस 400 के लोगोसिलेबिक में 39 जो लोगोसिलेबिक है वो रिपीटेड है। लगातार ही सब थोड़ा सा ज़्यादा बता दिए, पर कोई मतलब नहीं है। और जैसे देखो, अगर आप अपना मैसेज देखोगे, गर्लफ्रेंड के साथ खूब धकाधक चल रहा है ना, मोहब्बत में हो, धकाधक चलेगा। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो खाली दिल 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 चल रहा है। मैडम का मूड खराब है, उधर से क्या चलता है? वो जो ऐसे लाल वाला रहता है और मुंह बनाया रहता है, वो वाला चलेगा, है ना। तो वही है, वहाँ पे 400 लोगोसिलेबिक हैं, 39 रिपीटेड हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इन्वेडर इज, जो भी गलत की हो सल्फास खा लो। पिछले वाले में बताए हैं कि पहले कौन आता है बंधु? इंडो ग्रीक, साक, पार्थियंस, कुषाण। किस ट्राइब के हैं? यूची ट्राइब के हैं। पिछले वीडियो में जाकर देख लो। बुद्धा, इसमें बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो, आपके लिए ये 1 लाइनर लग रहा होगा, पर स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, अगर 2 लाइनर और 3 लाइनर करने का मन है, 1 2 3 करेक्ट, तो आइए यूपीएससी में, है ना। कुछ लोग ज्ञान देगा कि स्टेट पीसीएस में बड़ा दिक्कत है, यूपीएससी कर लेते हैं। करो ना, वो अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, बढ़िया बढ़िया, तो वहाँ पे धोखा खा जा रहे हैं, है ना। तो जो तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से करो। तो जो खेल है उसी के हिसाब से खेलते हैं हम लोग। तो राजगीर में भगवान, हम आपकी प्रतिभा पे डाउट नहीं कर रहे हैं, पर इसको बोलना कि आसान है, ये भी आसान नहीं है। तो स्टेट पीसीएस आसान है अगर उसके खेल के हिसाब से अगर खेला जाए ना। देखो यार, पिछली बार बहुत ऐसे लोग हैं जिसको 80 नंबर आ रहा था, और इस बार उनका स्कोर कार्ड मेरे पास है। हम लोग का मैसेज आता है, हम लोग इस तरह का चीज़ शेयर नहीं करते हैं। 120 नंबर लोग लेके आए हैं, है ना। और पिछली बार 80 नंबर था उनका। तो थोड़ा सा बात मान लेना, बाकी तो आप खुद के मालिक हैं। बुद्धा स्पेंड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स इन द राजगीर? 12 साल भगवान बुद्ध करते हैं राजगीर में। और महावीर कितने साल करते हैं? अप्रोक्स 14 साल भगवान महावीर स्पेंड करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो भगवान बुद्ध और महावीर किसके कंटेम्प्रेरी हैं? बुद्ध और महावीर दोनों अजात शत्रु के कंटेम्प्रेरी हैं। अजात शत्रु कौन है? जाकर वीडियो देखिएगा। 8th ईयर ऑफ द रेन जब अजात शत्रु का होता है तो भगवान बुद्ध मर जाते हैं। जो भगवान बुद्ध मरेंगे तो इनका ये रेलिक लेगा और उसके रेलिक को स्थापित कर देगा राजगीर में, और यहाँ पर एक स्तूपा बनवा देगा। कौन बनवाएगा? अजात शत्रु। कहाँ बनवाएगा? राजगीर में बनवाएगा। अच्छा, ये बताओ, अजात शत्रु सबसे ज़्यादा युद्ध किससे लड़ता है? वज्जी किंगडम से लड़ता है। वज्जी किंगडम से कितने साल लड़ता है? 16 साल लड़ता है। कौन इसका सलाहकार है? वस्कर सलाहकार है।
कौन चीज़ का प्रयोग करता है? रथमुसाल का प्रयोग करता है। एक और टूल का प्रयोग करता है, उसको शिल्प छोड़ो, अब उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चीज़ का प्रयोग करता है। अवंती से बचने के लिए क्या करता है? राजगीर और पटना का फोर्टिफिकेशन करता है। आज़ाद शत्रुही साइक्लोपियन वाल का निर्माण करता है। याद रखिएगा, साइक्लोपियन वाल अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है? राजगीर में है। बिहार सरकार चाहता है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिले। मेरे दोस्त मेरी जान, अगर आपसे ये पूछ दे कि साइक्लोपियन वाल डेट्स बैक टू विच पीरियड? मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, प्री मौर्यन पीरियड? करेक्ट आंसर इट इज प्री मौर्यन पीरियड। धोखा खा जाइएगा, अभी बहुत साधारण चीज़ लगता है, क्वेश्चन बना देगा तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। इट डेट बैक टू द प्री मौर्यन पीरियड, है ना।